नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मायावी घोड़ा। मायावी घोड़ा, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। किसी जमाने में एक नगर में मोहम्मद अली नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। उसके 3 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम कयामत अली, मझले का नाम लियाकत अली और सबसे छोटे बेटे का नाम हैदर अली था। जब बूढ़े मोहम्मद अली का अंतिम समय निकट आया तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे बोला, मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं तो तुम तीनों मेरी कब्र पर पहली 3 रात जरूर आना। हम ऐसा ही करेंगे अब्बा जान, आप कतई निराश ना हो। और फिर एक दिन बूढ़ा मोहम्मद अली चल बसा। उसे तीनों ने नगर के ही एक स्थान पर बने कब्रिस्तान में दफना दिया। पहली रात सबसे बड़े भाई कयामत अली की बारी अपने पिता की कब्र पर जाने की आई, लेकिन वह बहुत आलसी और डरपोक था। अतः वह अपने सबसे छोटे भाई हैदर अली से बोला, भाई हैदर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, क्या तुम मेरे बदले आज रात पिताजी की कब्र पर चले जाओगे? मुझे कोई ऐतराज नहीं बड़े भाई, तुम आराम करो, मैं हो आता हूँ। हैदर उसी समय घर से निकला और कुछ देर बाद पिता की कब्र पर पहुँच गया। या खुदा, अब्बा जान की आत्मा को शांति प्रदान करना। ठीक आधी रात के वक्त सहसा पिता की कब्र फटी और उसमें से उसके पिता की रूह बाहर निकली। आहा, अब्बा जान, कौन है यहाँ? क्या तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो? हाँ अब्बा जान, मैं आपका ही बेटा हूँ। आहा, तब बताओ बेटे, हमारे देश की हालत कैसी है? हमारे देश में पूरी शांति है अब्बा जान, और सभी खुशहाल हैं। सुनकर उसका पिता फिर कब्र में समा गया। आह, अब्बा जान विदा हो रहे हैं, खुदा हाफिज अब्बा जान। फिर हैदर घर वापस लौट पड़ा। शायद अब्बा जान ने देश की हालत जानने के लिए हम तीनों भाइयों को 3 रात आने के लिए कहा था। दूसरी रात मंझले बेटे की बारी आई, पर वह भी डरपोक और आलसी था। कब्रिस्तान पर कोई जिन्न उसे न चिपट जाए, यह सोचकर उसने भी हैदर से कहा, भाई हैदर, तुम कितने अच्छे हो, क्या तुम मेरे बदले पिताजी की कब्र पर चले जाओगे? न जाने क्यों अचानक ही मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा है। यदि ऐसी बात है तो तुम आराम करो मंजले भाई, मैं ही कब्रिस्तान हो आता हूँ। और हैदर उसी समय अपने पिता की कब्र पर पहुँच गया। ठीक मध्य रात्रि को फिर उसके पिता की कब्र फटी और उसमें से उनकी रूह बाहर निकल आई। वहाँ कौन है? क्या तुम मेरे दूसरे बेटे हो? जरा बताओ तो, हमारे देश की अब क्या हालत है? अब्बा जान, यह मैं ही हूँ, और इस समय हमारे देश में पूरी शांति एवं बहुत खुशहाली है। सुनकर पिता की रूह पुनः कब्र में समा गई और हैदर वापस लौट गया। तीसरी रात हैदर की बारी थी, अतः बिना किसी से कुछ कहे वह पिता की कब्र पर पहुंच गया। आधी रात को उसके पिता पुनः कब्र से निकले और बोले, वहाँ कौन है? क्या तुम मेरे तीसरे बेटे हैदर हो? जरा बताओ तो, देश की हालत अब कैसी है? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना अब्बा जान, मैं हैदर ही हूँ और हमारे देश में पूरी शांति और खुशहाली है। मुझे बताइए कि मैं आपको किस तरह शांति पहुँचा सकता हूँ। हैदर की बात सुनकर उसके पिता प्रसन्नता भरे स्वर में बोले, बेटा हैदर, केवल तुमने ही मेरी आज्ञा का पालन किया है। तुम मेरी कब्र पर 3 रात आने से डरे नहीं। तुम वास्तव में बहादुर, नेक और बुद्धिमान हो, इसलिए मैं तुम्हें आज एक अनमोल वस्तु देना चाहता हूँ। वह क्या अब्बा जान? लो, पहले यह लगाम संभालो, फिर जो कुछ मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनो। हैदर ने खामोशी से लगाम ले ली। सुनो, तुम कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय पास के खुले मैदान में चले जाना। वहां जोर से बोलना, काले मायावी घोड़े, मेरी बात सुनो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं तुम्हें अपने पास करने या मरने के लिए बुलाता हूँ। जब घोड़ा तुम्हारे पास आ जाए तो तुम यह लगाम उसकी गर्दन में डाल देना। उसके बाद उसके बाएं कान में घुसकर दाएं कान से निकल जाना। ऐसा करने पर तुम एक रूपवान एवं सुगठित शरीर के युवक बन जाओगे। फिर उसके बाद घोड़े पर सवार होकर जहां जी चाहे चले जाना। वक्त आने पर तुम्हें यश और धन दोनों ही प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अब्बा जान, मैं ऐसा ही करूँगा। हैदर के ऐसा कहते ही उसके पिता की रूह पुनः कब्र में समा गई और हैदर लगाम संभाल कर घर की ओर चल पड़ा। अब्बा जान ने वास्तव में अनमोल वस्तु दी है। यह बात मुझे दोनों बड़े भाइयों से छुपानी ही होगी, वरना वे इस लगाम को मुझसे जबरदस्ती ले लेंगे। घर पहुंचने पर प्रथम बार
उसने अपने दोनों भाइयों को अपना इंतजार करते पाया। तुम आ गए हैदर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जरा बताओ तो वहाँ तुमने क्या देखा? क्या वहाँ पिताजी तुम्हें दिखाई दिए? हाँ, मिले थे और उन्होंने अब वहाँ आने के लिए मना किया है। चलो, जान छूटी। तभी बड़ा भाई कयामत अली बोला, सुनो भाई हैदर, हम दोनों कुछ दिनों के लिए दूसरे नगर घूमने के लिए जा रहे हैं, अतः तुम यहीं रहकर घर की देखभाल करना। बहुत अच्छा भैया, लेकिन आप लोग शीघ्र ही लौट आना, वरना अकेले मेरा दिल नहीं लगेगा। तुम चिंता न करो, हम जल्दी ही लौट आएंगे। फिर तीनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। अगले दिन दोनों भाई कयामत और लियाकत तैयार हुए और अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर दूसरे नगर के लिए चल दिए। अभी उन्हें गए कुछ ही देर हुई होगी कि तभी उस देश के राजा के कुछ सैनिक ढिंडोरा पीटते हुए वहां पहुंचे। सुनो नगरवासियों, सुनो, महाराज अपनी बेटी आराधना का विवाह रचाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। देश विदेश का जो कोई भी युवक यदि उस शर्त को पूरा कर देगा, महाराज न केवल अपनी बेटी का विवाह ही उससे कर देंगे, बल्कि उसे अपना आधा राजपाट भी सौंप देंगे। अब ध्यान से आप लोग महाराज की वह शर्त सुने। जो व्यक्ति 11 मंजिल ऊंचे दुर्ग की खिड़की पर बैठी राजकुमारी के गले में अपने घोड़े पर सवार होकर फूलों का हार डाल देगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। आप में से कोई भी अपनी किस्मत आजमा सकता है। ओह, ऐसा कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। हाँ, भला 11 मंजिल ऊंचे दुर्ग की खिड़की तक कौन अपना घोड़ा उछाल कर ले जा सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। घोषणा सुनकर हैदर अली सोचने लगा, क्यों न मैं अपना भाग्य आजमा कर देखूं। हो सकता है पिताजी का मायावी घोड़ा ऐसे असंभव कार्य को संभव कर दिखाए। और अगले दिन भोर होते ही हैदर लगाम लेकर कब्रिस्तान के निकट खुले मैदान में जा पहुंचा और जैसा पिता ने कहा था वैसा ही बोला, एक काले मायावी घोड़े, सुनो और मेरे आदेश का पालन करो। मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ। मेरा आदेश पूरा करो या मरो। तुरंत कुछ दूरी पर काले रंग का एक सशक्त घोड़ा हवा से प्रकट होकर उसकी ओर दौड़ा। उसके दौड़ने से आसपास की जमीन पूरी तरह कांप रही थी। वाह! शीघ्र ही वह मायावी घोड़ा हैदर के निकट पहुंचकर शांत खड़ा हो गया। एक हैदर, बोलो, तुम क्या चाहते हो? पहले जल्दी से इसको लगाम लगाऊं। हैदर ने तुरंत उसे लगाम पहनाई, फिर उसके एक कान से होकर दूसरे कान से बाहर निकल आया। अब वह राजकुमारों के समान सुंदर और बलशाली लग रहा था। अगले ही पल वह उस मायावी घोड़े पर सवार हुआ और राजा के दुर्ग की ओर चल पड़ा। उधर राजा के दुर्ग की ओर बहुत सी नौजवान अपने अपने घोड़ों पर सवार दौड़े चले आ रहे थे। राजकुमारी आराधना दुर्ग की 11वीं मंजिल की खिड़की पर सजी संवरी बैठी आने वाले लोगों को उत्सुकता से देख रही थी। शीघ्र ही राजा दुर्ग से निकलकर बरामदे में आया और वहां एकत्रित लोगों को संबोधित करता हुआ बोला, ए अच्छे एवं बहादुर नौजवानों, तुम लोगों में से जो अपने घोड़े के साथ उस 11वीं मंजिल की खिड़की तक जाएगा और मेरी बेटी के गले में फूलों का हार डालेगा, उससे ही उसकी शादी होगी तथा उसे मेरा आधा राज्य भी मिलेगा। हुर्रे, हम तैयार हैं। अगले ही पल एक के बाद एक घोड़े पर सवार युवक हाथ में फूलों का हार लिए 11वीं मंजिल की खिड़की की ओर छलांग लगाने लगे। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति 11वीं मंजिल की खिड़की तक पहुंच पाने में सफल नहीं हो सका तो राजा के चेहरे पर निराशा छा गई। हे ईश्वर, तो क्या कोई भी युवक मेरी इस शर्त को पूरी नहीं कर पाएगा? तभी हैदर वहां पहुंचा। वाह, कितनी सुंदर है राजकुमारी। ए मायावी घोड़े, तुझे ही मुझे उसकी समीप पहुंचाना है। चिंता मत करो हैदर, मुझे तब तक इधर उधर चक्कर कटाओ जब तक कि मुझे गुस्सा ना आ जाए। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा कि मायावी घोड़े ने कहा था। वह उसे दुर्ग के चारों ओर तेजी से चक्कर कटाने लगा। यह देख राजा समेत सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठे। अरे, यह लड़का क्या कर रहा है? कोई धनवान सिरफिरा लगता है। लगता तो कुछ ऐसा ही है, परंतु उसके पास घोड़ा बहुत नायाब है। 11वीं मंजिल की खिड़की पर बैठी राजकुमारी भी उसकी इस हरकत पर हैरान हो रही थी। लगता तो वह बहुत सुंदर और बहादुर है, परंतु उसकी यह गतिविधि किसी की समझ में आने योग्य नहीं। इधर दुर्ग के लगातार चक्कर काटते काटते घोड़े के मुंह से क्रोध की अधिकता से आग की लपटें निकलने लगी। अरे देखो, उसके घोड़े के मुंह से लपटें निकल रही हैं। मायावी घोड़ा जान पड़ता है।
तभी काले मायावी घोड़े ने हवा में एक लंबी उछाल भरी। अरे, अगले ही पल, आहा, यही बहादुर मेरा पति होने योग्य है। लेकिन राजकुमारी के गले में हाथ डालने के बाद हैदर न जाने क्या सोचकर वहां रुका नहीं और घोड़े को हवा में ही उड़ाता हुआ खुले मैदान की ओर चल पड़ा। अरे, वह तो चला जा रहा है। लगता है वह महाराज का मजाक उड़ाना चाहता है। राजा भी हैदर को इस तरह बिना मिले जाता देख वहां मौजूद सैनिकों को संबोधित कर चीख उठा। सैनिकों, उसका पीछा करो और उसे पकड़कर हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों ने हैदर का पीछा किया, लेकिन शीघ्र ही एक गहरी खाई के मार्ग में आने के कारण उन्हें रुक जाना पड़ा। अब आगे नहीं बढ़ सकते, इस खाई को पार करना मुश्किल है। ओह, आखिर वह निकल पाने में सफल हो ही गया। चलो, वापस लौट चलो। और वे निराश होकर वापस लौट पड़े। इधर हैदर खुले मैदान में उतरा और घोड़े के दाएं कान में घुसकर बाएं कान से निकलकर पुराने हैदर के रूप में परिवर्तित हो गया। अब तुम जाओ मायावी घोड़े, जरूरत पड़ने पर फिर बुला लूंगा। जो आज्ञा। कहने के साथ ही घोड़ा वहां से ओझल हो गया। घर पहुंचकर हैदर ने लगाम को यथास्थान छुपाया और आराम से पड़कर सो गया। इधर जब सैनिकों ने वापस लौटकर राजा को अपनी असफलता की खबर दी तो राजा सोच में पड़ गया। उस बहादुर नौजवान को हर कीमत पर ढूंढना ही होगा। वही मेरी बेटी के लिए सुयोग्य वर साबित होगा। और अगले दिन राजा के आदेश पर फिर ढिंडोरा पीटा जाने लगा। सुनो नगरवासियों, कल राजकुमारी का स्वयंवर किसी कारणवश अधूरा रह गया, अतः जो युवक कल शाम चांदी के वस्त्र धारण करके दुर्ग की 11वीं मंजिल पर बैठी राजकुमारी के गले में फूलों का हार डालेगा, महाराज उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। अगले दिन शाम को चांदी के वस्त्र धारण किए हुए अनेक व्यक्ति फूलों का हार राजकुमारी के गले में डालने का प्रयास करने लगे। मुझे संदेह है कि इनमें से शायद ही कोई राजकुमारी के गले में हार डाल पाए। हाय, मरा। और वास्तव में इस बार भी कोई उस खिड़की तक जिस पर राजकुमारी बैठी थी पहुंच पाने में सफल नहीं हो पाया। तभी, अरे वह देखो, कल वाला बहादुर नौजवान अपने घोड़े पर उड़कर आ रहा है। आहा, वह वही बहादुर नौजवान है। राजा ने अपने निकट खड़े सिपाहियों को संबोधित किया। सुनो सिपाहियों, यदि वह आज भी हमसे बिना मिले लौटने का प्रयत्न करे तो उसका पीछा कर उसे पकड़ लेना। जाओ। जो आज्ञा महाराज। उधर हैदर ने जैसे ही राजकुमारी के गले में पुष्पमाला डाली, वहां उपस्थित लोग हर्ष से चीख उठे। वाह, कितना दिलेर है। शाबाश अनोखे नौजवान। परंतु हैदर राजकुमारी के गले में हाथ डालने के पश्चात इस बार भी नहीं रुका और वापस लौट गया। अरे, वह तो फिर महाराज से बिना मिले जा रहा है। आश्चर्य है, लगता है उसे आधे राज्य और राजकुमारी से विवाह की चाह नहीं मालूम होती। सिपाहियों ने पीछा किया। हा हा हा, वे मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। और वास्तव में इस बार भी सिपाही उसे पकड़ पाने में सफल नहीं हुए, तो उन्होंने लौटकर राजा को खबर दी। महाराज, वह चालाक व रहस्यमय युवक इस बार भी हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल भागने में सफल हो गया। ओह, सुनो, प्रत्येक गांव और नगर का चप्पा चप्पा छान मारो और उसे खोज कर हमारे सामने पेश करो। मुझे विश्वास है कि वह हमारे ही देश में कहीं रहता है और किसी कारणवश हमारे सामने नहीं आना चाहता है। जैसी महाराज की आज्ञा। सैनिकों ने देश का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन जब उन्हें वह रूपवान नौजवान कहीं भी नहीं मिला तो राजा ने फिर एक मुनादी करवा दी। सुनो भाइयों, इस बार जो स्वर्ण वस्त्र पहनकर राजकुमारी के गले में फूलों का हार डालेगा, उसी से राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। साथ ही आधा राजपाट भी उसे इनाम स्वरूप दिया जाएगा। वाह, क्या खूब मनोरंजन पूर्ण रहा यह खेल भी। लगता है महाराज मुझे हर कीमत पर खोज निकालना चाहते हैं, जबकि वे अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। परंतु बेचारा हैदर क्या जानता था कि महाराज उसे खोज निकालने के लिए क्या योजना बना चुके हैं। अगले दिन जब हैदर सोने के वस्त्र पहनकर राजकुमारी के गले में फूलों का हार डालने के पश्चात जैसे ही लौटने को हुआ, मुझे दुख है बहादुर नौजवान कि मैं तुम्हें घायल करने जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें खोजने के लिए मैं ऐसा करने पर मजबूर हूँ। और राजकुमारी ने तीर छोड़ दिया। राजकुमारी की कमान से छूटा तीर हैदर की बाह में जा धंसा। आह! परंतु घायल होने के बावजूद भी हैदर वहां रुका नहीं और पलक झपकते ही
वह राजा और दुर्ग के इर्द गिर्द खड़े लोगों की नजरों से ओझल हो गया। सैनिकों, जाओ और नगर का एक एक घर छान मारो। जिस किसी भी युवक की बाह में तीर का घाव देखो, उसे तुरंत लाकर हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। उधर हैदर ने मैदान में पहुंचकर घोड़े के एक कान में घुसकर दूसरे कान से निकलकर अपने पुराने रूप में आने के बाद घोड़े को छोड़ा और झटपट अपने घर पहुंचकर घाव पर पट्टी बांध ली। किस्मत अच्छी थी जो बच गया, वरना राजकुमारी ने तो मार गिराने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी। फिर वह अपने बिछौने पर लेट गया, परंतु अभी उसे लेटे कुछ ही समय बीता होगा कि प्रत्येक घर की तलाशी लेते हुए सैनिक उसके यहाँ भी आ पहुंचे। अरे सैनिक, तुम्हारे अलावा और जो कोई भी इस घर में रहता हो उसे यहाँ बुलवाओ। फिलहाल इस घर में मैं अकेला ही हूँ। मेरे दोनों बड़े भाई कुछ दिन हुए दूसरे नगर घूमने गए हुए हैं। कहिए, आपको क्या काम है मुझसे? एक सैनिक ने उसकी बाहों का निरीक्षण करने के लिए जैसे ही उसकी कमीज की आस्तीन ऊपर उठाई, सभी चौंक उठे। तुमने वहां पर यह पट्टी क्यों बांध रखी है? कल एक विषैले कीड़े ने काट लिया था। इसकी पट्टी खोलो और घाव का निरीक्षण करो। मुझे संदेह है कि यह झूठ बोल रहा है। जी, बहुत अच्छा, अब समझा। महाराज ने मुझे खोज निकालने के लिए ही यह तरीका अपनाया है। तभी सैनिक ने हैदर की बाह से पट्टी हटा दी। अरे, यह घाव तो किसी कीड़े के कांटे का नहीं बल्कि तीर का है। ले चलो इस झूठे को महाराज के पास। ओह, बुरा फंसा। व्यर्थ ही महाराज से मखौल करके मैंने अपने प्राण संकट में डाले। जब सैनिकों ने हैदर को दरबार में महाराज के सम्मुख पेश किया, महाराज, पूरे नगर में केवल इसी युवक की बाह पर तीर का घाव मिला है। ओह, लेकिन यह तो वह रूपवान और बहादुर नौजवान नहीं लगता जिसकी बाह पर मैंने तीर मारा था। तभी राजा गरज उठा। नहीं, यह हरगिज वह बहादुर नौजवान नहीं हो सकता जिसने 3 बार हमारी बेटी के गले में हार डाला था और जिसे हमारी बेटी ने तीर से घायल किया था। यह जरूर कोई झूठा और मक्कार है और इसने जानबूझकर ही अपनी बाह पर तीर का घाव किया है ताकि हमारी बेटी से विवाह कर हमारा आधा राजपाट हड़प सके। सच सच बता दो ए मक्कार युवक कि तुम कौन हो, वरना याद रखो तुम्हारी बोटी बोटी काट कर चील कौओं को खिला दी जाएगी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज। मैं वही युवक हूँ, लेकिन इस समय वैसा रूपवान नहीं, क्योंकि उसके बाद उसने पिता की कब्र पर जाने से लेकर काले मायावी घोड़े के मिलने तक की सारी कहानी कह सुनाई। उसकी कहानी सुनकर राजा और राजकुमारी समेत सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो उठे। सुनो नौजवान, क्या तुम अपनी सच्चाई को प्रमाणित करके दिखा सकते हो? हाँ महाराज, लेकिन प्रमाण पाने के लिए आपको कब्रिस्तान के निकट खुले मैदान तक चलना होगा। राजा मान गया और अपनी बेटी व समस्त दरबारियों के साथ उस मैदान पर पहुंच गया। हैदर अपने घर से लगाम लाया और जोर से बोला, एक काले मायावी घोड़े, सुनो और मेरे आदेश का पालन करो। मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ, आकर मेरा आदेश पूरा करो या मरो। उसका इतना बोलना था कि मायावी घोड़ा मैदान में प्रकट हुआ और उसकी ओर दौड़ा। आहा, कितना सुंदर घोड़ा है! वाह, अरे आश्चर्यजनक! घोड़े के निकट पहुंचते ही हैदर ने उसकी गर्दन पर लगाम डाली और जैसे ही वह उसके एक कान में घुसकर दूसरे कान से बाहर निकला, एक रूपवान युवक के रूप में परिवर्तित हो गया। पिताजी, मैंने पहचान लिया, यह वही बहादुर युवक है। हाँ बेटी, अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा। तभी हैदर घोड़े पर सवार हुआ और आकाश में उड़ने लगा। हमें तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास हो गया नौजवान, अब नीचे आओ। और हैदर जैसे ही नीचे उतरा, राजा ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करने और तुम्हें अपना आधा राजपाट देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद महाराज। पिताजी की आत्मा को आज कितनी शांति मिल रही होगी। लेकिन बेटा, हार डालने के बाद तुम भाग क्यों जाते थे? सामने क्यों नहीं आते थे? यदि तुम प्रथम बार ही सामने आ जाते तो हमें कम से कम इतना परेशान तो नहीं होना पड़ता। महाराज, मुझे डर था कि असलियत जानकर शायद आप मुझे पसंद न करें और दुष्ट व्यक्ति जानकर फांसी पर न चढ़ा दें। हैदर की बात सुनकर राजा के मन में रहा सहा संदेह भी जाता रहा और वे उसे आदर पूर्वक अपने महल में ले गए। अगले दिन राजा ने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह हैदर के साथ कर दिया, साथ ही उसे अपना आधा राजपाट भी सौंप दिया। महाराज हैदर अली की जय हो! महाराज हैदर अली जिंदाबाद!
उधर जब दूसरे नगर में सैर कर रहे हैदर के भाइयों कयामत अली व लियाकत अली के कानों में हैदर के विवाह होने तथा उसके राजा बनने की बात पड़ी तो वे ईर्ष्या से बुरी तरह जल भुन गए। समझ में नहीं आता भैया कि यह अनहोनी कैसे हो गई। वह तो निरा मूर्ख था, फिर यह सब कुछ उसने कैसे संभव कर दिखाया। मुझे दाल में कुछ काला मालूम पड़ता है। चलो चलकर उसी से पूछते हैं। दोनों तुरंत हैदर अली के महल में पहुंचे। अरे भाईजान, आप लोग आइए आइए। हैदर, हम तुमसे यह जानने आए हैं कि हमारे जाते ही तुमने यह वैभव कैसे प्राप्त कर लिया। कहीं तुमने हमसे कोई चालाकी तो नहीं की? ऐसी कोई बात नहीं भाईजान, आप लोग तशरीफ रखिए, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बस बस, और नाटक करने की जरूरत नहीं, बस हमें जल्दी से असलियत बता दो। बिल्कुल ठीक, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। जब काफी आग्रह करने पर भी दोनों भाइयों ने उसके पास बैठना स्वीकार नहीं किया तो हैदर ने उन्हें सारी बात बता दी। सुनकर दोनों भाई क्रोध से भड़क उठे। अरे धूर्त मक्कार, तो तूने इस तरह से हमें धोखा दिया, हमें पिताजी से मिलने नहीं दिया और खुद मायावी घोड़े को हड़प गया। अरे बेईमान, जरूर पिताजी ने वह लगाम तुझे हमें देने के लिए कहा होगा, लेकिन तेरे मन में तो पहले से ही बेईमानी थी, इसलिए ही तू अकेला उसे हड़प गया। यह आप लोग क्या अनाप शनाप कह रहे हैं? मैं तो बस बस, हमें और मूर्ख मत बनाओ और जल्दी से वह लगाम हमारे हवाले करो। जब हैदर ने उन्हें अपनी एक भी सुनते नहीं देखा तो चुपचाप वह लगाम लाकर उन्हें दे दी। लीजिए भाईजान, यह संभालिए चमत्कारी लगाम। लगाम उनके हवाले करने के साथ ही हैदर ने उन्हें मायावी घोड़े को बुलाने की विधि भी समझा दी। परंतु इससे पहले कि हैदर उन्हें मायावी घोड़े की अन्य विशेषताओं के बारे में बताता, दोनों भाई वहां से वापस लौट पड़े। अरे अरे ठहरिए, आप लोग कहाँ चल दिए? मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। बस बस, अब हमारे पास तुम्हारी और मूर्खतापूर्ण बातें सुनने की फुर्सत नहीं। बेचारे हैदर ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु लगाम पाने के बाद वे दोनों इतने प्रसन्न हो उठे थे कि उन्होंने रुककर हैदर की एक बात भी आगे सुनने की कोशिश नहीं की और सीधे खुले मैदान में जा पहुंचे। ए काले मायावी घोड़े, सुनो और हमारे आदेश का पालन करो। हम तुम्हें अपने पास बुलाते हैं, आकर हमारा आदेश पूरा करो या मरो। आवाज लगाते ही घोड़ा प्रकट होकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। आहा, आ गया। अब हम भी किसी दूसरे देश में जाकर वहां के राजा की बेटी से विवाह कर आधा राज्य हासिल करेंगे। ठीक कहते हो लियाकत, इस मायावी घोड़े के बलबूते पर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। घोड़े के निकट पहुंचते ही कयामत ने उसके गले में लगाम डाली, फिर दोनों उस पर सवार हो गए। चले मायावी घोड़े, हमें किसी ऐसे राजा के देश में ले चल जिसकी सुंदर कन्या हो। घोड़ा तुरंत आकाश में उड़ चला। आहा, यह सब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, हैदर मूर्ख था जो उसने इतनी आसानी से मायावी घोड़ा हमारे हवाले कर दिया। परंतु तभी घोड़े ने बुरी तरह उछलना आरंभ कर दिया। अरे अरे मायावी घोड़े, यह तुम क्या कर रहे हो? हम गिर जाएंगे। तुम दोनों साधारण इंसान मेरे स्वामी हरगिज नहीं हो सकते। मेरा स्वामी तो वही हो सकता है जो मेरे दाएं कान में घुसकर बाएं कान से निकलकर सुंदर और बहादुर युवक बन जाए। अतः मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवारी नहीं करा सकता। जाओ, मरो। कहने के साथ ही घोड़े ने उन्हें अपनी पीठ से उलट दिया। हाय, आई! धरती पर गिरने के साथ ही उन दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।